हाँ, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अपना ये लास्ट एक तरीके से मूल अधिकार है छठा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अगर मैं इसकी आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर हमारे संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर ऐसा मान लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे आर्टिकल 32 के अंदर है। एक बात, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिविल सर्विसेज के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा गया है। ठीक है, अभी बताता हूँ एक एक चीज़, ये 5 पॉइंट नहीं है, 5 क्वेश्चन एक तरीके से। ठीक है, पहले अपन ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो अधिकार हैं ये हमें क्या है, ये यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आर्टिकल 32। अब देखो इसका आंसर मैंने इस तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर ऐसा कैसा लिखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी भारतीय नागरिक, अपन भारत की बात करें क्योंकि ये मूल अधिकार हमारे देश की बात है, किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को ये लगे कि जो मुझे अधिकार दिए गए हैं, राइट जो हमें दिए गए हैं, मूल अधिकार जो दिए गए, फंडामेंटल राइट जो मुझे दिए गए हैं, उसका हनन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, उसका ऐसा मान लो कि कोई मेरे उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, खुली छूट है। लेकिन वो इशू किससे रिलेटेड होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से अगर रिलेटेड कोई इशू है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत बड़ी बात है ये, यानी कि अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट या फिर और द सुप्रीम कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं या फिर मूल अधिकार डिस्टर्ब हुए हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। ये अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 हमें परमिशन देता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आपको और शानदार आंसर लिखने के लिए मैंने एक लाइन और लिखी है कि डॉक्टर अंबेडकर considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution। मतलब कि ये हमारे संविधान की हृदय यानी हृदय और आत्मा है। ये किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात कही। क्योंकि भाई इंसान के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, हार्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हार्ट या फिर ऐसा मान लो कि सोल मतलब अपनी आत्मा। और ये इस अधिकार को, ये इस चीज़ की संज्ञा दी अंबेडकर साहब ने। ठीक है, एक अलग से ध्यान रखना कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंबेडकर के अनुसार या फिर अंबेडकर ने इसको क्या संज्ञा दी। ठीक है, तो आप लिख देना कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपना जो हार्ट है, जो हमारा दिल है और जो हमारी आत्मा है, उसकी संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको, इस क्वेश्चन को मैं इसके साथ में भी जोड़ सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन अलग पूछा जाता है, कभी कभी दोनों एक साथ आ जाता है तो ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब हुआ क्या कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले गए। ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा कि क्या हुआ, तो आपने बताया कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फिर हनन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके पास 5 पावर हैं, यानी कि 5 तरह के ऑर्डर या रिट जारी कर सकता है वो, यानी कि 5 तरह के आदेश या फिर रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट के पास एक पावर और ज़्यादा होती है, लेकिन वो भी आपके कोर्स में नहीं, वो कभी बाद में बता दूंगा मैं। अभी ये समझना है कि वो 5 तरह की कौन कौन सी पावर बता सकता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है अगर आपके साथ उल्लंघन हुआ है तो। पहली बात तो ये, वो 5 पावर के आपको नाम 100% याद होने चाहिए, डिट्टो वर्ड ये के ये वर्ड रहने चाहिए, शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कार्पस। ठीक है, सेकंड, परमादेश यानी कि मैंडामस। ठीक है, मैंडामस। और थर्ड, निषेध आदेश। निषेध आदेश का मतलब प्रोहिबिशन। फिर है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। ठीक है, और 5वां है उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्शररी। ठीक है, ये 5 तरह की आपको नाम याद हो जाने चाहिए, पांचों के पांचों रिट जो हमारा जो कोर्ट है वो जारी कर सकता है।
5 तरह की, 5 तरह की रिट या फिर ऐसा मान लो कि आदेश, ठीक है। चलो अब इनको एक एक हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आता है इनका मीनिंग, इनके अंदर क्या क्या पावर होती है। पहले तो आपको नाम याद करने हैं, चाहे 5-10 मिनट कितने भी लग जाए, बार बार बिना देखे लिख के देखना, ठीक है। इसके बाद अपने एक लेते हैं इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा क्या होता है, इसका मतलब क्या है। हालांकि मैंने आपको ये हापस कार्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बता रखा है कि अगर किसी भी मुलजिम को या फिर किसी भी जिसने अपराध किया उसको अगर पकड़ा है तो उसको 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना ज़रूरी है। अब आप सोचो कि कोर्ट के सामने पेश करने से क्या मतलब, वो ये है बस कार्पस। उससे ये मतलब है कि कोर्ट के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ साफ पूछा जाएगा किससे, पुलिस से, क्योंकि पुलिस ही पकड़ती है। उनसे ये पूछेगा कि इसने क्या गुनाह किया, क्या अपराध किया, किस वजह से आपने पकड़ा, वो रीजन जानेगी। बस वो जो रीजन जानने का हक है वो है बस कार्पस, ठीक है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। 24 घंटे नहीं लिखा हुआ आपके, लेकिन मतलब आप समझ जाना। ए रिट ऑफ हैबस कार्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, ठीक है। अगला, यदि गिरफ्तारी का तरीका, ध्यान से समझना ना, यदि गिरफ्तारी का तरीका या फिर कारण गैर कानूनी हो या फिर असंतोषजनक हो, ऐसा कोर्ट को लगे कि इसको सही ढंग से नहीं पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस से पूछेंगे, पुलिस जवाब देगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये गैर कानूनी या फिर असंतोषजनक जवाब निकल के आ रहा है, तो फिर न्यायालय जो भी होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे कोर्ट, वो ये कहेगा कि इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। मतलब उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है अगर उनके जवाब अगर कोर्ट को सही नहीं लगे, संतोषजनक नहीं लगे तो, ठीक है। यानी कि इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, एक साथ आएगा तो आएगा, ठीक है। फिर है परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। अच्छा, इनका मीनिंग बता देता हूँ आपको। मैंडेमस यानी कि परमादेश, इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, निषेध का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब रोकना, मना करना कि नो, ऐसा नहीं कर सकते। और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब क्यो वारंटो, क्यो वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से। आप साइड में कहीं लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। इस क्यो वारंटा का मतलब क्या, वैसे तो इसका मीनिंग अधिकार परीक्षा है, लेकिन अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग लिखूं तो इसका मतलब होता है किस अधिकार से। ये कौन कहेगा, ये कोर्ट कहेगा। इसका मतलब शब्द का मीनिंग है ये किस अधिकार से, मतलब आपने इसको किस अधिकार से पकड़ लिया। इसका तो आपको सबको मतलब समझ में आ ही रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि बंदी, जिसको बंदी बनाया उसको। फिर परमादेश, हम आदेश देते हैं कि, ठीक है। प्रोहिबिशन या फिर निषेध का मतलब रोकना होता है, मना करना होता है। फिर अधिकार परीक्षा, ये अलग वर्ड था, या क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, ठीक है। और अगला उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट का और प्रोहिबिशन का मतलब एक ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इन दोनों का मतलब एक ही है, रोकना या मना करना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीनिंग समझ में नहीं आएगा। नंबर 3 और नंबर 5 दोनों का मतलब एक ही है, रोकना या मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन बोल दो, सरसरी बोल दो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और बस एक नई चीज़ थी क्यो वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा, उसका मतलब होता है किस अधिकार से। चलो अब मैं एक बताता हूँ वापस। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं कि, क्या आदेश देते हैं कि ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब कोई ऐसा मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप ट्रेन में सफ़र करने कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आप टिकट की लाइन में लग गए। टिकट देने वाला जो था वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, ऐसा मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वो आपको टिकट दे रहा है, ठीक है, आप टिकट की लाइन में, लेकिन आपको टिकट दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है टिकट नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। इसका मतलब आपका उस टाइम पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि आपको हक है, आप टिकट ले सकते हो, यात्रा कर सकते हो, जबकि उसने आपको टिकट देने से मना कर दिया, ठीक है। तो वो उसकी गलती है, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा, जबकि ड्यूटी पर है। जब ड्यूटी पर है तो उसका अधिकार क्या है कि वो टिकट दे,
ये उसका अधिकार है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो अपने दायित्व अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा तो उसके लिए उसको बोला जाता है, उसके जो खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसे बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, यानी कि परमादेश, उसके लिए कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। तो दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है क्योंकि नॉलेज सीखने को मिल रहा है अपन को। निषेध आदेश का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब समझ गए, रोकना। यानी कि जब कोई निचली अदालत का मतलब होता है जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अपने नीचे जिला न्यायालय होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कोर्ट, कचहरी, अलग अलग वर्ड होते हैं अपने ना, उनकी बात चल रही है। जो निचली अदालत होती है उनकी बात है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी नीचे जो होता है, ठीक है, जो उनको अपन जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी बोलते हैं वो। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत कौन होती है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती। निषेध का मतलब नो, मना, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे नीचे जो छोटे कोर्ट होते हैं वो अपना जितना उनको अधिकार दिया गया उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा मान लो कि हमारे पास में कोई डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर कचहरी या फिर कोर्ट है, उसने क्या करा, किसी कोई जानकार कोई बंदा था उसकी सुनवाई कर ली कि इसको केस में जिता देते हैं, तो वो ऊपर जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है और वो उसमें प्रोहिबिशन मतलब मना कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये समझ में आ गई। तो दिस रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायर कोर्ट का मतलब ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। वेन ए लोअर कोर्ट, जब निचली कोर्ट जो है वो हैज कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई सुनवाई करता हो जबरदस्ती, जबकि उस केस की सुनवाई वो कर ही नहीं सकता, फिर भी कर रहा है, तो फिर ऊपरी कोर्ट उसको मना कर सकती है। ठीक है, काफ़ी ईजी है। अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, किस अधिकार से? सुना होगा वर्ड, कभी कभी कहते भी है कि कोई जैसे वहाँ बैठा रहता है तो कहते हैं तू किस अधिकार से यहाँ बैठा, या फिर आप किस अधिकार से बैठे हो यहाँ पर, वो चीज़। यानी कि इफ़ या फिर आप ये कैसे कर सकते हो, आपके पास अधिकार है क्या, वो वाली चीज़ें। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज द रिट ऑफ क्यो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। बात समझ में आ गई। यानी कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। देखो, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई ज़बरदस्ती कोई अपनी जानकारी से या फिर कैसे करके उस पोस्ट पे वो आ गया, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप समझना कि प्रमोशन होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्रमोशन होता है 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे प्रमोशन होता है। सपोज किसी ने प्रमोशन जो 5 साल से होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ज़्यादा वो नहीं, अदरवाइज नहीं लेना, 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ कि 5 साल से प्रमोशन होता है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन किसी ने अपनी जानकारी से तो अभी जॉब करते हुए 2 साल ही हुई है फिर भी प्रमोशन करवा लिया और वो ऐसा मान लो कि इंस्पेक्टर बन गया, फिर बड़ी पोस्ट पर चला गया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वो गलत किया, उसने मिसयूज़ किया, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता फिर भी वो उस पोस्ट पे बैठ गया, यानी कि वहाँ पर भी वो होता है, बोलते क्यों वारंटो, किस अधिकार से। समझ में आ गई। जबकि एक लीगल फिक्स डेट है कि 5 साल तो 5 साल में ही होना चाहिए, जबकि वो तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से। अगर वो गलती पाई जाती है तो फिर कोर्ट उस पर भी कार्रवाई करेगा, उसे बोलते हैं क्यों वारंटो। ठीक है। फिर उत्प्रेषण रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी, देखो 2, तीसरा और 5वां तभी मैंने कहा था सेम ही है लगभग, अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी या फिर कोर्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई निचली अदालत है या फिर कोई सरकारी अधिकारी है, वो बिना अधिकार के काम कर रहा है, तो वहाँ न्यायालय क्या कर सकता है, उसको उस मामले को विचाराधीन मतलब कि उसको एक बार रोक सकता है और फिर वहाँ से ऊपर की अदालत में भेज सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो सीधे जैसे ऐसा मान लो कि छोटी निचली अदालत पे या फिर नीचे कोई ऑफिसर काम कर रहा था, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और वहाँ से उसको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ ऐसे वर्ड रहने चाहिए, इसमें शब्द भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से नोट्स बनाना, साथ के साथ लर्न करना। ठीक है, हाँ तो देखो अपने जो फंडामेंटल राइट थे वो तो खत्म हो गए, पूरे 6 के कर लिए अपने। अब जो बुक के इस चैप्टर के जस्ट पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक चैप्टर के पीछे, क्योंकि मिड की थ्योरी तो अपन सारी करेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो लाइन वाइज करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला है अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। ए बिल ऑफ राइट्स ले डाउन द राइट इंजॉयड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। बिल्कुल सही बात है, तो इसके आगे आप लिख सकते हो ट्रू, हिंदी वाले लिख देना सत्य। ठीक है, फर्स्ट वाली बात सही है, ट्रू है, सत्य है। ये अपन ने बिल ऑफ राइट्स बोल दो चाहे अधिकार पत्र, अपने शुरुआत में पार्ट 1 में किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। तो ये बिल्कुल सही है, जनता की जो भी अधिकार है उसका इसमें वर्णन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ए बिल ऑफ राइट्स प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, अपन को जो फ्रीडम मिला हुआ है, जो हमें हमारे पास जो लाइब्रेटीज़ हैं उनकी ये बिल्कुल हमें रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये बात भी सही है, ट्रू है, सत्य है। ठीक है, सी, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ बिल ऑफ राइट्स। ये गलत है, बिल ऑफ राइट्स किसी भी देश में होना ज़रूरी नहीं है, हर कंट्री के अंदर मतलब कि अधिकार पत्र नहीं होता। जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोकतांत्रिक देश है, उसी में होता है और नहीं होता। तो सी, इसका सी पार्ट हो जाएगा गलत। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट चौथा पार्ट जो इंग्लिश की बुक में तो दे रखा है, जबकि हिंदी की बुक में नहीं दे रखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बुक के अंदर इसका चौथा पार्ट डी पार्ट भी हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडी अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ राइट्स, यानी कि संविधान अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपाय की गारंटी देता है। तो बिल्कुल सही है ये भी, अगर किसी बुक में तो ट्रू है, मतलब अगर कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके उपाय का मतलब उसके सोल्यूशन की गारंटी देता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। ये बात भी सही है, अगर किसी बुक में हो तो ठीक है, वरना हिंदी वाली बुक में तो ABC 3 दे रखा था, लेकिन इंग्लिश वाले में 4, इसलिए ये भी अपन कर लेते हैं। ट्रू है, सत्य है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन में से जो सही है। फर्स्ट है ऑल द राइट्स एन इंडिविजुअल शुड हैव, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसने क्या गलती कर दी, इसने कहा किसी व्यक्ति को प्राप्त सभी अधिकार। समस्त का मतलब ऑल द राइट्स, तो सभी राइट मौलिक अधिकार नहीं देता अपन को, मौलिक अधिकार में सिर्फ 6 अधिकार में प्राप्त है, बाकी सभी अधिकार नहीं प्राप्त है, ये गलत बात हो गई। दूसरी, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार। देखो कानून तो बहुत सारे और भी राइट्स देते हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं आते। तो ऑल द राइट्स गिवन टू सिटीजन बाय लॉ, ये भी गलत बात है, ज़्यादा इसकी सटीक इसका आंसर नहीं है। बात तो सही है लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए सही नहीं है। फिर तीसरा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, द गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। मौलिक अधिकार हमेशा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब कि संविधान के द्वारा संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, इसका आंसर सही हो जाएगा। डी क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। गलत बात है, बिल्कुल लगाया जा सकता। अपन ने पढ़ा भी था कि खूब सारे में राइट्स ऐसे हैं, लेकिन उस पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कुछ पाबंदियां भी लगा सकती है, तो ये भी कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी कर सकती है। द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट एवर बी रेस्ट्रिक्टेड, तो ये बात भी गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें, प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या तो उपयोग हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है। ध्यान से समझना, 2 बातें पूछिए, बातें दे रखी है 4 में से आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी बात में तो मौलिक अधिकार का यूज़ हो रहा है और कौन सी में उसका वॉयलेशन हो रहा है, मतलब कि उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यानी कि रीड द फॉलोइंग सिचुएशन विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग यूज्ड, और दूसरा वायलेटेड इन ईच केस एंड हाउ, और हो रहा है तो उसका आपको रीज़न भी देना है कैसे। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट देखते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ओवरवेट मेल cabin crew are allowed to get promotion in the national airlines, but their women colleagues who gain weight are
पैनलिस्ट, यानी कि यूँ कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल, उसका मतलब होता है केबिन क्रू, के ऐसे पुरुषों को जिनका वज़न ज़्यादा है उनको तो नौकरी में तवज्जो दी जा रही, तरक्की की गई है, तरक्की दी गई, लेकिन उसकी ऐसी जो महिलाएं साथ में काम कर रही है, जो लेडीज़ काम कर रही है, उनको दंडित किया जा रहा है, ठीक है, उनको पनिश किया जा रहा है। ऐसा क्यों? जिनका वज़न बढ़ गया, भाई लड़कियां जो बढ़ गई उनको तो पनिश किया जा रहा है, और लड़के जो मोटे हैं उनको पनिश नहीं किया जा रहा। तो इसमें पूछ रहा है कि उल्लंघन हो रहा है या फिर वॉयलेटेड हो रहा है, फिर या यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर देखो, हाँ, तो तीसरे के फर्स्ट का आंसर देखो कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट मीन्स द राइट टू इक्वलिटी इज बीइंग वायलेटेड। भाई इसके अंदर लिंग के संबंधी भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को तो पनिश किया जा रहा है, लड़कों को तरक्की की जा रही है, तो गलत हो गया ना, पनिश मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि भेदभाव हो गया। कौन सा? लिंग के आधार पर, अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि समानता का जो अधिकार था फर्स्ट में अपन जो पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी के साथ में रिलीजन, ओरिजिन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कोई भी इनमें से पांचों में से कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये अपन ने रीज़न भी दे दिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये बताना है कि उसका यूज हो रहा है या फिर वॉयलेटेड हो रहा है, तो इसमें वॉयलेटेड हो रहा है, उसका कारण भी देना है। ये रहा कारण, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सब बता दिया, प्रोहिबिटेड, क्योंकि समानता के अधिकार के अनुसार धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। समझ में आ गई? तो इसके अंदर हो रहा है उल्लंघन। क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सेकंड बात करते हैं अपन बी की। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, बी, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। ए डायरेक्टर मेक्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट क्रिटिसाइजेस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर देखो एक बार, बी के अंदर, इन दिस सिचुएशन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बीइंग यूज्ड। इसके अंदर यूज हो रहा है, इसमें डिस्कशन ध्यान रखना, इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, यूज हो रहा है, जबकि उसके अंदर क्या हो रहा था, उसमें यूज नहीं हो रहा था, उसमें वॉयलेटेड हो रहा था। हाँ, वॉयलेटेड हो रहा है, ठीक है, वहाँ तो उल्लंघन हो रहा है, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर उपयोग हो रहा है। किसका? क्योंकि उसने कहा था ना वो फिल्म बनाना चाहता है, तो बना रहा है वो, किसी की नीतियों की वो अगर गलत है तो कर सकता है, छूट है वो, तो वो कर रहा है। मतलब इस स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द राइट टू फ्रीडम, ये हो गया रीजन, ये कारण है। फ्रीडम, ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ध्यान से उतारना है, मैंने बहुत मेहनत की इसके अंदर, मेरे अपने शब्दों में आंसर लिखे आपके, ताकि आपके अच्छे नोट्स बन जाएं, साथ के साथ आपको उतारना भी है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट, पीपल डिस्प्लेस्ड बाय ए बिग डैम टेक आउट ए रैली डिमांडिंग रिहेबिलिटेशन, यानी कि एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। इसका आंसर देखो, इसका सी पार्ट देखो, इन दिस सिचुएशन द राइट ऑफ फ्रीडम गिवन टू सिटीजन्स टू असेंबल इन द पीसफुल मैनर इज बीइंग एक्साइट बोल दो चाहे यूज्ड बोल दो, ज़्यादा बेटर वर्ड यूज होगा क्योंकि आपको ईजी याद रहेगा, यूज्ड, ठीक है, यानी कि इस स्थिति में नागरिकों को प्रदत्त शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने के स्वतंत्रता अधिकार का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि इकट्ठे हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हो सकते हैं। ये अपने स्टार्टिंग पढ़ लिया था, किसके अधिकार का उपयोग हो रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग हो रहा है। चौथा, लास्ट चौथा, आंध्र सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल्स आउटसाइड आंध्र प्रदेश। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम से विद्यालय चलाती हैं। इसका भी आंसर देखते हैं अपन। इस स्थिति में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल सही है। इन दिस सिचुएशन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बीइंग यूज्ड, इसमें भी यूज हो रहा है। तो सिर्फ एक के अंदर उल्लंघन हो रहा था, बाकी सब के अंदर यूज हो रहा है, सिर्फ एक के अंदर वॉयलेटेड हो रहा था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे, अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वाई, सेम वैसा ही तीसरे जैसा ही है, इसमें भी अपन को इसका रीजन भी बताना है।
पहला है न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, यानी कि नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस, इसका आंसर देखो। तो फिफ्थ के फर्स्ट का देखो, इन दिस कोमा द कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज बीइंग वायलेटेड, यानी कि उसके संवैधानिक अधिकार का है उसका उल्लंघन हो रहा है, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बंधुआ मजदूरी जैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेज इज लाइक फोर्स्ड लेबर। ये अपन पढ़ चुके हैं, अगर वो पीछे वाले आपको राइट याद है, वो मूल अधिकार सारे याद हैं पिछले वाले वीडियो के, तब इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, उसमें मैंने साफ लिखवाया था फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूर अगर ये मजदूरी जैसा ही अगर ये है तो इसका मतलब है उसके शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम। अब जो न्यूनतम मजदूरी का मतलब है कि अगर ऐसा मान लो कि पर डे मजदूरी 300 मान के चल रहे हैं कि 200 रुपये पर डे देना है किसी न किसी को, ठीक है, लेकिन वो 200 से भी कम दे रहा है, इसका मतलब वो एक तरीके से बंधुआ मजदूर हो गया, ज़बरदस्ती उसको रख रहा है वो। ठीक है, कि इतना तो वो होगा इतना ही मिलेगा, बांध के रख लिया उसको। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूर जैसा है। अगर ये बंधुआ मजदूर जैसा है तो फिर इसका उल्लंघन हो रहा है, इसका मतलब ये इसका वायलेटेड हो रहा है। ये हो गया। सेकंड है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, बैनिंग ऑफ ए बुक, इसका भी आंसर देखो। फिर इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि पुस्तक किसी एक व्यक्ति के या समूह के विचारों की अभिव्यक्ति की, बिल्कुल सही है। पुस्तक खरीदना, एक पुस्तक होती है वो इंसान क्यों पढ़ता है, अपने विचारों को या तो जानने के लिए, फिर कोई पुस्तक कोई बेचता है लिखता है तो वो भी अपने विचारों का बखान करता है, या फिर कोई बुक लेता है तो अपने विचारों को बढ़ाने के लिए या फिर किसी के विचारों को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दिस देयर इज अ वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, बिकॉज द बुक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द व्यूज एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, क्योंकि जो एक पुस्तक होती है वो व्यक्ति या फिर बहुत सारे लोगों समूह के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो वो भाषण जो मैं लिखवाया था, विचारों को बोलो चाहे अभिव्यक्ति बोलो, एक ही बात है, भाषण बोलो चाहे विचारों को बोलो, क्योंकि जब आप भाषण देते हैं किसी के सामने अपनी स्पीच देते हैं तो वहाँ पर भी अपन अपने एक्सप्रेशन या फिर अपने विचार ही रखते हैं, अपने थॉट ही रखते हैं। तो वो शब्दों का कुछ ऐसा मत सोचना कि वहाँ पर वो लिखा हुआ था, एक ही बात है, यहाँ पर एक्सप्रेशन वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हो रहा है। ठीक है, उसका वायलेशन हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तीसरा है 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM, इसका देखो। और भाषण तैयार करना, चौथा मेकिंग ए स्पीच। ठीक है, और जो इसका तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, उसके अंदर कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। रात को लाउड स्पीकर 9 बजे बाद बंद तो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट बिल्कुल लाउड स्पीकर के ऊपर 8 बजे बाद बंद कर सकती है, 9 बजे बाद कर सकती है, 10 बजे बाद कर सकती है, वो गवर्नमेंट है, क्योंकि उससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो अपने पहले पढ़ा था, वहाँ पर कोई किसी का उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है, वो दोनों सिंपल है, चलो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, लिख सकते हो इसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन वो वाले आते भी नहीं है जिसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं, या फिर अभी जाए लिख देना इसमें किसी का भी वायलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, several reports show that caste group previously associated with scavenging are forced to continue in this job. Those in position of authority refuse to give them any other job. Their children are discouraged from pursuing education. ठीक है, pursuing education, which of their fundamental rights are being violated in this इंस्टेंस है ना। यानी कि कह रहा है कि अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं वे इन्हें कोई काम नहीं देते, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किन किन मौलिक अधिकारों या फिर किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ध्यान से समझना। झाड़ू देने वाली जाति के लोग हैं, उनको एक तो ये हुआ कि यहाँ पर जाति की बात कर ली तो यहाँ पर एक तो कास्ट से संबंधित उनके वायलेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि उनको पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई का भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तीसरा उनको अपने मन से काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है, मजबूरन यही काम करवाया जा रहा है कि आपको झाड़ू ही लगानी है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक नहीं है 3 का उल्लंघन हो रहा है, एक का उल्लंघन नहीं हो रहा, 3 का उल्लंघन हो रहा है। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, मैंने आंसर बहुत अच्छे से लिखा है। ऐसा कैसा आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है 3 पॉइंट बना के
कि इन दिस द फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस इज नॉट बीइंग गिवन। इनको अपनी इच्छा से बिजनेस करने का यानी कि व्यापार करने का, इसमें पेशा या व्यापार चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, अतः उनके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सो देयर राइट टू फ्रीडम इज बीइंग वायलेटेड। अपन ने पहले पढ़ा था कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से प्रोफेशन कर सकता है, कोई बिजनेस या व्यापार कर सकता है, लेकिन इनको ये कहा जा रहा है कि मजबूरन आपको यही काम करना है। एक बात। दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि इसमें जाति की बात कर ली इन्होंने, कास्ट की बात की है, तो जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है, अतः उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो देयर राइट टू इक्वलिटी इज बीइंग वायलेटेड। क्योंकि अपने पहले पढ़ लिया था कि जो राइट टू इक्वलिटी है, जो समानता का अधिकार है, वो क्या कहता है कि किसी भी इंसान के ऊपर इन 5 आधारों पर, ठीक है, यानी कि धर्म, मूलवन, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भी इंसान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पर हो रहा है। समझ गए? ठीक है। तीसरी बात शिक्षा की करी इन्होंने कि इनके बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इनको शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि इस रिपोर्ट में झाड़ू देने वाली जातियों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित की बात कही गई है। द राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर हैज़ ऑल्सो बीन वायलेटेड बिकॉज इन दिस रिपोर्ट इट हैज़ बीन सेड दैट द चिल्ड्रन ऑफ द स्वीपिंग कास्ट, बोल मैंने स्वीपिंग कास्ट लिख दिया, वैसे क्वेश्चन वाली बात लिख सकते हो, एक ही बात है, और नाम भी लिखोगे तो चलेगा, आर डिस्करेज्ड फ्रॉम स्टडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर से जब पढ़ाई उनको रोका जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है, मतलब हतोत्साहित का मतलब होता है एक तरीके से मतलब कि निराश करना, कि इसको निराश कर दिया, जैसे कि ये तू नहीं पढ़ सकता तो क्या पढ़ेगा, ऐसा उस हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। तो इसके अंदर फिर कौन सा एजुकेशन और कल्चर में यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है। तो बहुत ही शानदार। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो जो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखो, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज इन योर ओपिनियन द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट, समराइज इज इट्स प्रोविजंस एंड गिवन आर्ग्यूमेंट्स टू शो व्हाई इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो समझ गए, इस 10वें का आंसर लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में लिखाया था, देखो अपन को 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसमें जो आज अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, है ना, तो वो सारी बातें, क्योंकि इन सब में सबसे बेस्ट वही है, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अम्बेडकर साहब ने बात कही थी। मतलब वो आज की जो थ्योरी मैंने शुरू में लिखाई थी ना, वो पूरा का पूरा आंसर इसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 ही आज का फर्स्ट वाला बोर्ड है, जो मैंने स्टार्टिंग बोर्ड भरा था ना वो। तो ध्यान रखना, जितने भी मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, 6 छोड़ दिया, 8वां 9वां, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक पहले करेंगे, उसके बाद उनको किया जाएगा, क्योंकि अपना सिस्टम क्या है, पहले उस टॉपिक को किया जाए, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन जितने बनते हैं उनको किया जाए। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। अब अपन ने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार पढ़ लिए, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अपन ने कर लिए, तो अब आपको समझ में इजीली आए होंगे। ठीक है, मेरे साथ के साथ करना, जिंदगी में बहुत काम की चीज़ है ये वाला चैप्टर एज इट इज़ रट लेना इसको समझते हुए, क्योंकि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ के साथ आर्टिकल भी करा दिए हैं, ऐसा कोई भी नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये वाला नहीं आता हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और बहुत शानदार बातें करेंगे। ठीक है, ओके।